बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके जी बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन जो बुक है बीडी कुल्टी की, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया है और आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर किया है एक्स रेज के बारे में। हमने पढ़ा कि एक्स रेज होती क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इन का जो है रीजन कौन सा है, इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, और एक्स रेज ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये ट्रैवल कैसे करती हैं, और ये एक्स रेज की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एक्स रेज की टाइप्स कौन सी हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज होती हैं, और हम कौन सी एक्स रे यूज करेंगे डिफ्रैक्शन के लिए। और एक्स रेज को जो के अल्फा और के बीटा कंपोनेंट्स हैं, अगर आपने के बीटा से छुटकारा पाना है तो हम फिल्टर कैसे यूज करेंगे, और फिर जो डिफरेंट एक्सरे ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और एक्स रेज के जो नुकसानात हैं एंड पे हमने वो कवर किए। यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्स रेज के बारे में स्टडी किया है। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि चैप्टर नंबर 1 किस बात को कवर करता है, तो वो एक्स रेज को कवर करता है। इससे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी थी क्रिस्टलोग्राफी की बुक में, क्रिस्टलोग्राफी बाय स्टैडमैन, वहां पे हमने पढ़ा क्रिस्टलोग्राफी की बेसिक्स के बारे में, जो कवर करती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेसिक्स को, कि लैटिसेस क्या होती हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिस कैसे बनती हैं, और लैटिसेस की टाइप्स कितनी हैं 2D में 3D में, यूनिट सेल क्या होता है, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, और फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, 2D में प्लेन कैसे बनते हैं, 3D में प्लेन कैसे बनते हैं, डायरेक्शंस कैसे बनती हैं, और प्लेन्स और डायरेक्शन के दरमियान रिलेशंस क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने क्रिस्टलोग्राफी की बुक में कवर की थी। यानी मुख्तसर मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड किया जाए तो वो ये है कि पहले हमने सॉलिड्स यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ा, बेसिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक्स रेज के बारे में पढ़ा है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से कि एक्स रेज का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी एक्स रेज मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसे करती हैं, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में डिफ्रैक्शन कैसे होती है, जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है उससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। यानी अभी आपके सामने स्लाइड के ऊपर ये जो कोर्स का टाइटल है वो भी वही लिखा हुआ है, एक्स रे डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन कैसे होती है, डिफ्रैक्शन होती क्या है और ये कैसे होती है, यानी एक्स रेज की इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसे होती है, एक्स रेज की इंटरेक्शन हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ कैसे होती है, और उस इंटरेक्शन के बाद एक्स रेज वापस कैसे आती हैं मटेरियल से स्ट्राइक करने के बाद, और जब वो वापस आती हैं तो अपने साथ वो मटेरियल्स के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशंस साथ लेके आती हैं, और उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करके रीड करके हम अपने मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे जानते हैं। ये चीज़ें हम आज से पढ़ने जा रहे हैं कि एक्स रे डिफ्रैक्शन असल में है क्या और ये कैसे होती है, हम इसको रीड कैसे करेंगे और हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। तो बच्चों, ये थोड़ा सा आगे जाने से पहले ये अभी आपके सामने जो आपको स्लाइड नजर आ रही है वहां पे ये लिखा हुआ है कि सेलिब्रेटिंग क्रिस्टलोग्राफी। ये जो क्रिस्टलोग्राफी का काम है ना, यानी जो एक्स रे डिफ्रैक्शन का काम है, इसको अगर हम हिस्टोरिकली देखें
तो ये अराउंड 1912-1913 में पहला एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन का हुआ था, एक्सरे डिफ्रैक्शन का। यानी 1912-13 में फर्स्ट टाइम जो है ना साइंसदानों ने मटेरियल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया था। तो उस मुनासबत से 2013 में, यानी आज से तकरीबन 8-9 साल पहले 100 साला तकरीबात मनाई गई इस खुशी में कि आज से 100 साल पहले ये फिनोमेना दरियाफ्त हुआ था और इस फिनोमेना ने हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लेके आई हैं। यानी जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो जदीद तिबियात है, उसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या रोल प्ले किया है। तो ज़ाहिर है ये एक इंतहाई अहम दरियाफ्त थी और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर जिन एक्सपेरिमेंट्स ने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डाला है ना, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये भी है जिसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट 1912-13 में हुआ। तो 2013 में इसकी 100 साला तकरीबात मनाई गई। पूरी दुनिया के साइंसदानों ने जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफी की फील्ड में, एक्सरे डिफ्रैक्शन की फील्ड में, तो पूरी दुनिया के साइंसदानों ने अपने अपने अदारों में, अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में इन तकरीबात को मुनक्कद किया और 100 साल के अंदर जो जो डेवलपमेंट्स हुई इस फील्ड में उनको कवर किया, उनको याद किया और लोगों को बताया कि कैसे जो है ना ये फील्ड स्टार्ट हुई और आज कल ये किस मकाम पर खड़ी है और गुज़श्ता 100 साल में इसने कैसे कंट्रीब्यूट किया है और जदीद फिजिक्स, जदीद साइंस के असूलों को उस्तवार करने में इसने कैसे हेल्प किया है। अभी आपके सामने ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली BBC जो रेडियो सर्विस है ना, उसने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड भी किया था, जिसकी जो हाइलाइट्स हैं अभी आपके सामने ये लिखी हुई हैं कि सबसे पहले उन्होंने कवर किया द बर्थ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के जो क्रिस्टलोग्राफी है ये पैदा कैसे, मतलब ये शुरू कैसे हुई, इसका आगाज कैसे हुआ क्रिस्टलोग्राफी की फील्ड का। आगे द लीड्स स्टोरी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर वो कौन से अवामल थे जो इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद बने, मेकिंग एन इम्पैक्ट टुडे, और आजकल के दौर में इस एक्सपेरिमेंट ने अपने कैसे असरात छोड़े हैं। और ब्रैग सेंटिनरी इवेंट्स, यानी पूरे 100 साल के अंदर जो ब्रैग्स की कंट्रीब्यूशन थी पूरे 100 साल के अंदर, ये कैसे इस फील्ड ने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो ये आर्टिकल की फॉर्म में भी ये पब्लिश हुआ और ये ऑडियो क्लिप की फॉर्म में भी ये पूरी 100 साल की जो स्टोरी है ना वो मौजूद है। अभी आपको यहाँ पे जो लिंक नज़र आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है bbc.co.uk, आप अगर इस लिंक को जस्ट क्लिक करें तो आपके अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो ऑडियो जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। आप उसको सुने और बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अगर ये लिंक ओपन नहीं होता तो जस्ट आप ये टाइप करके अपने गूगल ब्राउजर के अंदर अगर आप ये लिंक मैसेज में सेंड कर दें चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल, मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप इसको सुन सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है इसने जो खास बातों को कवर किया ये आपके सामने है। इसमें से एक दो पैराग्राफ मैं रीड करूंगा ताकि हमें पता चले कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है ना इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है और कैसे कैसे इसने हमारी हेल्प की है जदीद तिबियात के असूलों को जो है ना अमली दुनिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसने हमें कैसे हेल्प किया है। तो कहता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड as the third most important British innovation of the 20th century in the Great British Innovation Vote। कहता है कि ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की फील्ड है ना बच्चों, ये 20वीं सदी में जो इजादात हुई हैं, यानी पिछली सदी में, गुज़श्ता सदी में जो इजादात हुई हैं ना,
तो इसके लिए एक पूरी दुनिया में कंपटीशन करवाया गया साइंसदानों के दरमियान कि वो ये बताएं कि 20वीं सदी में जो इजादात हुई हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, नंबर 1 2 3, इसको जरा ऑर्डर में बताएं। तो कहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, इट वाज थर्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश इनोवेशंस के जो बरतानिया के अंदर इजादात हुई है ना उनमें से ये तीसरी नंबर पर आया। तो यहाँ से आप जो ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फील्ड की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहता है कि वाई वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड मीथेन एट -161 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि क्यों पानी जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, जबकि जो मीथेन गैस है वो -161 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर्स के अंदर। वाई ब्लड इज रेड एंड ग्रास इज ग्रीन, के खून का रंग सुर्ख होता है और ग्रास का रंग जो है ना वो ग्रीन होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों हैं। वाई डायमंड इज हार्ड एंड वैक्स इज सॉफ्ट, वाई ग्लेशियर्स फ्लो एंड आयरन गेट्स हार्ड व्हेन यू हैमर इट, कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर ज़रब लगाएं तो वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और जो आयरन है ना जब इसके ऊपर हैमरिंग की जाए तो वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। हाउ मसल्स कंट्रैक्ट, हाउ सनलाइट मेक्स प्लांट्स ग्रो एंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन एबल टू इवॉल्व इनटू एवर मोर कम्प्लेक्स फॉर्म्स। कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतनी पेचीदा शक्ल में कैसे इवॉल्व हुए हैं। The answers to all these problems have have come from structural analysis। तो कहता है कि बच्चों इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं अगर आप इन मटेरियल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर आप इन मटेरियल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो आपको इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि मटेरियल्स की बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन मटेरियल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी कि मटेरियल्स का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है अगर हम उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को चेंज करें, यानी हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। तो कहता है कि विलियम हेनरी एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग वर ए फादर एंड सन टीम, के विलियम हेनरी और विलियम लॉरेंस यानी ये दो बाप और बेटा हैं जिनकी एक मुश्तरका ज़ाहिर है वो काम कर रहे थे, तो उसको मुश्तरका फादर और सन टीम का नाम दिया गया। तो कहता है कि इन्होंने 1912 एंड 1913 डेवलप द टेक्निक ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ड्यूरिंग रिसर्च कैरिड आउट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड में इन्होंने काम करते हुए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जो तकनीक है ना ये फर्स्ट टाइम डेवलप की थी। द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक दैट डेवलप्ड has been enormously significant both in academic research and more widely in industry. Although scientists before the Bragg had known that molecules were made up of atoms, they previously had no way of knowing how exactly those atoms were arranged in space. यानी कहता है कि ब्रैग्स लोगों से पहले जो साइंसदान थे ना वो ये बात तो जान चुके थे कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आपस में अरेंज्ड कैसे हैं स्पेस के अंदर, ये कैसे अपने आप को सेट करते हैं, ये अभी तक लोगों को पता नहीं चला था। Beginning in 1912 and working in part in the Leeds Physics Laboratory and Bragg's showed that X-rays, still relatively new to science, held the key। तो कहता है कि 1912 के आगाज में लीड्स फिजिक्स लेबॉरेटरी में काम करते हुए जो ना ब्रैग्स लोगों ने ये साबित किया कि एक्सरेज के पास इस सवाल का जवाब मौजूद है कि मटेरियल्स के अंदर एटम्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ careful experimentation and ingenious mathematics, the Braggs found that they could infer the ordered structure of atoms from the patterns made by X-rays। के उसी किस्म का एक्सपेरिमेंट जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है
कि जिसमें जो हमारी लाइट है वो स्लिट्स में से पास करने के बाद डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनाती है। तो इसी तरह इन लोगों ने ये परसीव किया कि जब एक्सरेज किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में से पास करेंगी तो पास करने के बाद वो कुछ ऐसे हमें पैटर्न्स बना के देंगी जहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जहां से ये एक्सरे स्कैटर हो रही हैं, यानी जिस मटेरियल से टकरा के ये वापस आ रही हैं, वहां पे जो एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है। The Bragg's research has significance not only within the confines of crystallography, but more broadly across science, engineering, and societal boundaries. Since so many materials can form crystals, including salts, metals, and minerals, it is one of the most widely useful analytical techniques in science and engineering, and has been fundamental to the development of various scientific fields within industry, including microelectronics, pharmaceutical, aerospace, and पावर जनरेशन। यानी हर मटेरियल, हर किस्म की फील्ड की डेवलपमेंट के अंदर क्रिस्टलोग्राफी ने अपना अहम किरदार अदा किया है कि जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है उसमें इस एक्सपेरिमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये सारा आर्टिकल तो बच्चों आपने खुद पढ़ना है, इसमें आपको बहुत जो है ना वो मुफीद जो है ना वो मालूमात मिलेंगी। मैं सिर्फ इसमें से ये चंद एक लाइनें जो इम्पोर्टेंट है ना वो मज़ीद पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये दोनों बाप बेटा ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इतने अहम एक्सपेरिमेंट के अंदर। कहता है कि विलियम लॉरेंस हैड सजेस्टेड that when a narrow beam of X-rays passes through a crystal, the beam behaves as though it has been reflected by the regularly arranged atoms as light is reflected by a mirror। ये वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। This behavior generates a pattern of spots on a photographic film placed behind the crystal। यानी जब एक्सरेज एटम से स्ट्राइक करके वापस आती हैं तो वो एक खास पैटर्न बनाती हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, और हम उस पैटर्न को रीड करके, उस पैटर्न को एनालाइज करके हम उस मटेरियल का जो है ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं। और ये काम हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके अगले वाले जो लेक्चर हैं वहाँ पे करेंगे। जब एक्सरेज मटेरियल से टकरा के वापस आएंगी तो हमें वो जो स्पार्ट्स बना के देंगी, उन स्पार्ट्स को रीड करके हम मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगाएंगे। Upon his appointment as professor of physics and mathematics at the University of Adelaide, William Henry Bragg had found a real shortage of experimental equipment. So he apprenticed himself to a local instrument maker in order to remedy this. He therefore greatly valued good scientific instruments, which led to the construction of X-ray spectrometer in Leeds। कहता है कि ये जो विलियम हेनरी ब्रैग है ना, जो हेनरी है ये बाप था और जो लॉरेंस है ना ये बेटा था। तो कहता है कि इसने, यानी ये देखें बाप बेटा की कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो आइडिया है वो बेटे ने दिया था और बाप जो है ना उसने इसका जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया था। और जिस तरह वो यहाँ पे कह रहा है कि उसने एक मकामी कारीगर की मदद से जो पहला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर बनाया। तो इन दोनों बाप बेटा की कंट्रीब्यूशन की वजह से ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना ये हुआ, और इसको हम जो ना ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स कंट्रीब्यूशन, जब हम ब्रैग लफ्ज बोलते हैं तो ज़ाहिर है ब्रैग के अंदर दोनों बाप और बेटा शामिल हैं। यानी आइडिया बेटे ने कंसीव किया, उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना उसमें बाप की कंट्रीब्यूशन जो ना वो ज़्यादा थी, और इसी वजह से फिर इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला। वो हम आगे जाके इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जो ना इन लोगों से पहले, यानी जो थ्योरी डेवलप हो चुकी थी ब्रैग्स लोगों से पहले, जो वान लावे साहब है ना वो हमें कुछ बातें ये बता चुके थे। वान लावे हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा बीएस के कोर्सेज में, कि वान लावे जो है ना जो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है ना खास पैटर्न में, वो हमें वो बता चुका था। यानी जो थ्योरेटिकल आइडियाज है ना वो हमें दे चुका था, सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर जो है ना ये ब्रैग्स लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो जो वान लावे हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्रिस्टल्स वर कंपोज्ड ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स which might act as scattering centers for X-rays। कहता है कि जो क्रिस्टल्स है ना
ये रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एटम्स एक खास तरतीब से एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं क्रिस्टल के अंदर, और ये एक्स रेज के लिए स्कैटरिंग सेंटर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी एक्स रेज इन एटम से स्ट्राइक करके स्कैटर होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और स्कैटरिंग के बाद फिर वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्पॉट्स बनाएंगी। उन स्पॉट्स को रीड करके हम उन स्कैटरिंग सेंटर्स के बारे में यानी एटम्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू द इंटर अटोमिक डिस्टेंस कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, के जो एक्स रेज जिनकी जो वेवलेंथ है ना वो इंटर अटोमिक स्पेसिंग के इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, बहरहाल इक्वल होना जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत जो है ना वो कम बेश हो सकती है, यानी कंपेरेबल होनी चाहिए। जो एक्स रेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है ना वो इंटर अटोमिक जो डिस्टेंस है ना उसके कंपेरेबल होती है, तभी जो है ना वो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट होता है। और इट वाज प्रूव्ड बाय फ्रेडरिक एंड निपिंग ऑन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, यानी सबसे पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के ऊपर जो है ना फ्रेडरिक और निपिंग जो है ना ये कर चुके थे। एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड wave nature of X-rays and the periodicity of arrangement of atoms within a crystal, और फिर एक्सपेरिमेंटली जो है ना जो एक्स रेज की वेव नेचर ज़ाहिर है ये डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ, और जो डिफ्रैक्शन है वो एक वेव नेचर शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो दोनों चीजें जो है ना वो साइमल्टेनियसली इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कंफर्म हुई। एक बात ये कंफर्म हुई कि जो एक्स रेज हैं उनकी वेव नेचर भी है, और दूसरी बात ये भी कंफर्म हुई कि क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स पीरियडिकली अरेंज होते हैं, यानी एक खास पैटर्न से वो अरेंज होते हैं। तो ये दोनों जो है ना जो बाप और बेटा है ना दोनों की तस्वीर हैं अभी आपके सामने। सर विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, दोनों का जो तल्लुक है ना वो यूनाइटेड किंगडम से है, और नीचे उनकी एफिलिएशन लिखी है, ये कहाँ कहाँ पे जॉब करते रहे हैं। और इन दोनों को इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की वजह से, यानी क्रिस्टलोग्राफी की डेवलपमेंट की वजह से और पहला एक्सपेरिमेंट करने की वजह से 1915 में फिजिक्स में जो ना वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और दोनों को जो ना 50% जो अवार्ड है ना वो दोनों ने शेयर किया था। Both father and son were able to define the necessary conditions for diffraction in a considerably simple mathematical form, के दोनों यानी बाप और बेटा इन दोनों ने मिलकर डिफ्रैक्शन के लिए जो जरूरी कंडीशन है ना वो डिफाइन की थी इंतहाई सादा मैथमेटिक्स की फॉर्म में। और उन्होंने सबसे पहले जो क्रिस्टल स्टडी किए थे ना वो थे NaCl के, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड। ये चूंकि साल्ट्स हैं, डिफरेंट साल्ट्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो परफेक्ट होती है, तो इसलिए इन क्रिस्टल्स को स्टडी करना निस्बतन आसान है। ये सारे के सारे तकरीबन क्यूबिक फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स स्टडी किए गए थे ना हिस्ट्री में, वो यही साल्ट थे, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम आयोडाइड, जिनको के रिपोर्ट किया गया था। अच्छा बच्चों, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ना ये होता कैसे है, यानी डिफ्रैक्शन वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने BS के कोर्सेज में, कि वहाँ पे आपने डिफ्रैक्शन के बारे में जो पढ़ा हुआ है ना वो ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, हाउ विल यू डिफाइन डिफ्रैक्शन, तो आप डिफ्रैक्शन को डिफाइन यूं करते हैं कि दिस इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स या अराउंड कॉर्नर्स, कि जो लाइट होती है ना वो जब किसी रुकावट से स्ट्राइक करती है तो वो अपने कॉर्नर से ना बेंड हो जाती है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स, ये आप जो ना डिफ्रैक्शन की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने समझना ये है, हमने समझना यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन का यही मतलब होगा, क्या यहाँ पर भी जो एक्स रेज हैं वो किसी मटेरियल से स्ट्राइक करके बेंड हो रही हैं या कुछ और हो रहा है। तो ये बात भी यहाँ पे जो ना वो समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन है ना वो कैसे होगी और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी जो बेसिक चीजें हैं ना, जो बुनियादी तस्वुरात है ना, वो बच्चों हमें देखने की जरूरत है। अगरचे ये सारी बातें इंतहाई बेसिक्स हैं जो आप
मैट्रिक FSC में भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो ना वो 2-4 मिनटों में ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। ये अभी आपके सामने जो डायग्राम है ना, यहाँ पे हमने 2 वेव्स जो है ना वो ड्रा की हुई हैं। एक वेव यहाँ पे आपको ये फर्ज करें नजर आ रही है 3, जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक वेव फॉर्म है और ये वेव एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई ये इसका एक वेव फ्रंट है जिसको हमने ए प्राइम से शो किया है। तो जब इस वेव फ्रंट से ये वेव गुजरती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इस वेव फ्रंट के ऊपर इसका हमने देखा कि एक क्रेस्ट मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और ज़ाहिर है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ना क्रेस्ट मौजूद है। इसी तरह जो दूसरी वेव है हमारे पास, वहां पर भी हम देखते हैं कि जब ये इस वेव फ्रंट से यानी ए प्राइम से गुजरती है ना, तो यहाँ पर भी इसका जो ना वो क्रेस्ट मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, तो हमें पता है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करते हैं और रिजल्टेंटली वी गेट लार्जर एम्पलीट्यूड, यानी दोनों को आप ऐड करेंगे, जो भी वो एम्पलीट्यूड बनेगा वो आप रिजल्टेंटली हासिल करते हैं। अब बच्चों हुआ क्या है कि जो रे नंबर 3 है ना, वो तो सीधी पास कर गई है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। जो रे नंबर 2 है ना, उसके रास्ते में यहाँ पे कोई रुकावट आ गई। उस रुकावट की वजह से इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। तो जब इसने अपना पाथ चेंज किया है, तो पाथ चेंज करने के बाद जब ये वेव यहाँ पर पहुंचती है ना, यानी जो बी प्राइम वेव फ्रंट है ना, यहाँ पे पहुंचती है, तो हमने देखा है कि अब इसमें और इसमें जो यहाँ पे इनिशियली ओवरलैपिंग थी, अब यहाँ पे वो ओवरलैपिंग नहीं रही। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो वेव नंबर 3 है उसका नोड है, जबकि यहाँ पे इसका क्रेस्ट मौजूद है। तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो आपको यहाँ पे वेव फॉर्म की शक्ल में मिलेगा। यानी कि यूं समझें कि यहाँ पे कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, जबकि पार्शियल जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से इस वेव फ्रंट के ऊपर यानी बी प्राइम के ऊपर जो इंटेंसिटी है ना वेव की, वो कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि जब कोई नेक्स्ट हमारे पास वेव फ्रंट होगा, तो वहां पर जब वेव गुजरेंगी तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा, उस पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी बात को समझने के लिए ये हमारे पास कुछ और जो है ना ये बेसिक्स डायग्राम है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड लीड टू डिफरेंसेस इन फेज, के जो वेव्स पाथ ट्रेवल करती हैं अगर उनकी लंबाई में फर्क आ गया, तो इसके नतीजे में हमें वेव की फेज में फर्क नजर आएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डिफरेंसेस प्रोड्यूसेस चेंजेस इन एम्पलीट्यूड, और फिर ज़ाहिर है अगर वहाँ पे फेज डिफरेंस मौजूद है तो वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 वेव्स हैं, एक ये वाली वेव है, इसके एम्पलीट्यूड को फर्ज करें हमने AW से शो कर दिया, एक ये दूसरी वेव है, इसके एम्पलीट्यूड को हमने AW1 से शो कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी जो AR लिखा हुआ है ना, AR का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एम्पलीट्यूड यानी AW प्लस AW1। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि वेव्स इन फेज, यानी ये दोनों इन फेज हैं, चूंकि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को देखें गौर से, तो यहाँ पे उसके अपोजिट काम हो रहा है कि यहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर फॉल करता है और एक का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है। तो इस केस में ज़ाहिर है जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो
ऐड करने के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कम हो जाएगा। जाहिर है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसको हम आउट ऑफ फेज कंडीशन जो है ना वो बोलते हैं। ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम नीचे मौजूद है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जबकि जब आउट ऑफ फेज कंडीशन होगी कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करे, ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, तो रिजल्टेंटली यू विल गेट नो इंटेंसिटी। तो यही काम बच्चों डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में भी होता है कि जब वहां पे मटेरियल के साथ वेव्स यानी जो एक्स रेज हैं, जब वो स्ट्राई करने के बाद वापस आती हैं, तो डिपेंड करता है कि जो वेव्स डिफरेंट एटमों से स्ट्राई करके या डिफरेंट प्लेन से स्ट्राई करके वापस आ रही हैं, तो वापस आने के बाद अगर उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहां पे आपको कोई एम्पलीट्यूड, कोई इंटेंसिटी, कोई पीक नजर आ जाएगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको कोई पीक नजर नहीं आएगी। तो ये चीजें आपको बताने का, रिवाइज करने का मकसद ये है कि यही काम जो है ना वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के अंदर भी होगा, और वहां पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी जगह पे पीक नहीं आ रही तो वो पीक वहां पे क्यों नहीं आ रही, और अगर किसी खास एंगल पर कोई पीक नमूदार हो रही है तो वो पीक वहां पे क्यों नमूदार हो रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड थ्योरी क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड फिजिक्स क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और इसलिए हम ये जो सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। कहता है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड लीड टू फेज डिफरेंस, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डिफरेंस प्रोड्यूसेस चेंज इन एम्पलीट्यूड। Two rays are completely in phase whenever their path lengths differ either by 0 or by a whole number of wavelengths। यानी ये तो बेसिक कंडीशन है ना डिफ्रैक्शन की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो वेव्स के बारे में हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं अगर उनमें जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 आए या फिर वो लैम्डा का मल्टीपल हो, यानी 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं और उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ना वो वकूअ पजीर होता है। इस चीज को समझने के लिए आप इन वेव फॉर्म्स को जो है ना दोबारा एक दफा देख सकते हैं कि इस वेव इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ए और बी दो यहाँ पे वेव्स हैं, और दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, यानी जहां से वेव ए स्टार्ट हो रही है वहां से ही जो ना वेव बी स्टार्ट हो रही है। तो हम कहेंगे कि दोनों वेव्स इन फेज हैं, यानी इनमें जो ना फेज डिफरेंस वो 0 है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेज शिफ्ट या फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। A and B waveforms are in perfect step with each other। कि A और B जो waveforms है ना ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, और रिजल्टेंट वेव ज़ाहिर है वो एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी विद एनहांस्ड एम्पलीट्यूड। जबकि अगर इस किस्म का केस है कि जो वेवफॉर्म ए है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, और ये हमें पता है कि वेवफॉर्म ए के लिहाज से ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये वाला 120 का बनता है, ये 270 का, और ये 360 पे जाके एक साइन वेव कंप्लीट होती है। तो अगर ये 0 डिग्री है ए का, तो बी जो है ना बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी जो है ना वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे ए 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए वेवफॉर्म है वो पहले स्टार्ट हुई है, जो बी वेवफॉर्म है वो बाद में स्टार्ट हुई है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ए इज अहेड ऑफ बी बाय 90 डिग्री, कि जो ए वेवफॉर्म है ना वो बी के मुकाबले में 90 डिग्री पहले स्टार्ट हुई है। तो हम कहेंगे कि दोनों वेवफॉर्म्स में यानी ए और बी में जो फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री का है, या दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि ए लीड्स बी बाय 90 डिग्री, या लैग्स बिहाइंड भी यूज करते हैं। अगर आप बी को पहले बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि बी लैग्स बिहाइंड ए बाय 90 डिग्री। तो आप इस बात को यूं भी इलेबोरेट कर सकते हैं। जबकि नीचे जो आपको ये वेवफॉर्म नजर आ रही है, यहाँ पे इस सीन के अपोजिट है कि जो बी वेवफॉर्म है वो पहले स्टार्ट हो रही है,
ये बी फॉर्म बी जो वेव फॉर्म है उसका 0 डिग्री एंगल है, ये उसका 90 डिग्री एंगल है। तो जो ए वेव फॉर्म है ना वो वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे बी का 90 डिग्री एंगल है, यानी बी का 90 डिग्री और ए का 0 डिग्री आपस में मैच करते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि बी वेव फॉर्म इज अहेड ऑफ ए, या यू कह लेंगे बी लीड्स ए बाय 90 डिग्री, या इसके अपोजिट आप कह सकते हैं कि ए जो है ना लैग्स बिहाइंड बी बाय 90 डिग्री। तो जब इनमें जो फेज शिफ्ट है ना वो कम्प्लीटली 180 का हो जाए, तो 180 के केस में देखो सिंपल हमें पता है कि वेव फॉर्म जो है ना ये कम्प्लीटली एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, क्योंकि एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी का ट्रफ आपस में मैच करते हैं, जिससे हमें जो रिजल्टेंट वेव है ना वो उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो फेज शिफ्ट है ना वो दोनों वेव्स के दरमियान 180 डिग्री है। तो ये बच्चों बुनियादी बातें हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज करने का मकसद ये है कि ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस चीज ने इस्तेमाल होना है जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपके सामने जो डायग्राम है ना ये इंतहाई अहम डायग्राम है, जिसको कि हमने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है ना वो सारे का सारा इस डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि असल में मटेरियल के अंदर होता क्या है। तो इसको मैं जो ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम जो ना ऊपर वाले प्लेन को देखते हैं। ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको ये ऊपर जो सर्कल नजर आ रहे हैं ना, आप समझेंगे ये जो सर्कल है ना ये डिफरेंट एटम्स हैं, और जहाँ पर जो ना एटम्स एक तरतीब से पड़े होते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं कि वहां से एक प्लेन गुजरता है। तो हम फर्ज करते हैं कि ये हमारा एक अपर प्लेन है जिसको आप ए प्लेन कह रहे हैं। ये ए प्लेन है, इसके साथ ये नीचे उसका ज़ाहिर है दूसरा प्लेन है, ये भी एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ पर एटम्स मौजूद होंगे वहां से प्लेन पास कर सकता है। इसी तरह ये हमारे पास एक सी प्लेन है जो आपको ये नीचे नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एटम्स मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पे ये एक सी प्लेन जो है ना ये मौजूद है। तो ये ए बी और सी तीन जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं और ऊपर सर्कल नजर आ रहे हैं, जो सर्कल है आप इनको एटम समझें, और जो लाइनें हैं ना आप इनको समझें कि ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट प्लेन्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो ना इस वेव को देखते हैं। जो ये इंसिडेंट वेव है हमारे पास, इंसिडेंट वेव नंबर 1, ये यहाँ पे 1 से शो की गई है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट बीम है 1, और ये इधर आके इस एटम के ऊपर, यानी पहला जो प्लेन है ना ए प्लेन, उसके एटम के ऊपर स्ट्राइक करती है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारे पास डिफ्रैक्टेड बीम बन गई है 1 प्राइम। यानी इस बीम को, इस इंसिडेंट रे को हम यूं पुकार सकते हैं कि ये है 1K1 प्राइम। तो आप इसका पाथ नोट करें, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे बीम, ये देखें आपको ये नजर आ रही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1A। तो 1A जो एक्सरे बीम है वो पहली यानी 1 के पैरेलल ट्रेवल करते हुए इस एटम के यानी P के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, और P से स्ट्राइक करने के बाद ये इसका पाथ बन गया, और इसका पाथ है ये वाला 1A प्राइम, यानी 1A P 1A प्राइम। तो ये इसका पाथ है। अब बच्चों हमने देखना ये है कि अगर फर्ज करें कि जब ये यहाँ से गुजरी है दिया हुआ है, जी 2A प्राइम भी तो दिया हुआ है ऊपर। अभी मैंने उसकी बात नहीं की, जो मैं बात कर रहा हूँ ना अभी आप उसको समझें। 2A प्राइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना ये 2A वेवफॉर्म भी इसी पाथ से गुजर रही है। ओके सर, थैंक यू। जब आप इसको देखेंगे गौर से तो इसके ख्याल से ये 2A प्राइम ही बनेगा। तो ये बीच में ना फजूल सवाल ना करें, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ फिलहाल आप सिर्फ उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो आपको समझ ना आए तो आप उसके बारे में जरूर क्वेश्चन करें।
जो बात अभी मैंने की नहीं है या जो बात मैंने डिस्कस ही नहीं की उसके बारे में सवाल करने का कोई मकसद नहीं बनता सिवाय क्लास को डिस्टर्ब करने। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि ये 1K 1 प्राइम P का यहाँ पे, और ये एक P का यहाँ पे 1A P 1A प्राइम। आप इनको जरा गौर से देखें क्योंकि रे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मौजूद हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेट जो है ना वो डायग्राम है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तब ही हमें इसकी समझ आएगी। अगर हम जो चीज़ हम समझ रहे हैं उसको छोड़ के हम दूसरी चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे तो फिर कभी भी ये डायग्राम जो ना वो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जो बात मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, पहले आप सिर्फ इसको गौर से देखें कि ये जो दोनों वेव्स हैं 1 और 1A प्राइम, हम बच्चों फर्ज करते हैं कि जब ये यहाँ से गुजरती है ना, ये हमारे पास जो वेव फ्रंट है जिसको हम बोलते हैं x प्राइम, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है। तो जब ये यहाँ से गुजरती है ना तो हम फर्ज करते हैं कि ये इन फेज है। यानी इन फेज का मतलब ये है, जो अभी हमने स्टडी किया है, इन फेज का मतलब ये है कि 1 का क्रेस्ट और 1A का क्रेस्ट दोनों जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं। तो इनके दरमियान यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब ये यहाँ से गुजरती हैं तो ये इन फेज है। अब हमने देखना ये है कि जब ये यहाँ पे पहुंची हैं, यानी ये जो y प्राइम जो वेव फ्रंट है ना, जब ये यहाँ पे पहुंची हैं, ये वाली 1A और जो 1 प्राइम है ना, तो इनके दरमियान यहाँ पे जब पहुंची हैं तो इंटरफेरेंस किस किस्म का होगा? क्या ये इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज यहाँ पे पहुंचती हैं, या इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस आ गया है? तो इसको देखने के लिए बच्चों पहली बात तो आप जरा ये गौर से देखें, कोई बच्चा जो ना आप में से अपना माइक ऑन करे और जो बात मैं आपसे पूछूं ना सिर्फ आपने मुझे वो बात बतानी है कि ये वाली जो वेव है ना, एक 1 है यहाँ पे, एक 1A है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुंचती हैं यानी y प्राइम पे पहुंचती हैं, तो क्या ये जो दोनों रेज हैं यानी 1 प्राइम और 1A प्राइम, क्या दोनों ने एक जैसा फासला तय किया है या डिफरेंट फासला तय किया है? डिफरेंट किया है सर। जी डिफरेंट किया है, डिफरेंट। इस फासले की जो लेंथ है वो सेम है या डिफरेंट है? इसकी लेंथ सेम है या डिफरेंट है सर। डिफरेंट है जी सेम है। डिफरेंट है सर। सेम है सेम है सर। और डिफरेंस है ना वो P के, पावर डिफरेंस P के आ रहा है। देख लेना, कुछ बच्चे सेम कह रहे हैं, कुछ डिफरेंट कह रहे हैं। जरा दोबारा गौर से देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फासला टोटल जो है ना वो आपने जो नोट करना है वो ये है कि 1K 1 प्राइम और दूसरा फासला है 1A P 1A प्राइम। तो दोनों जो वेव्स हैं ना, ये अपर प्लेन से ही रिफ्लेक्ट होके तो वापस आ गई हैं। यानी ये जो ऊपर वाला प्लेन है, जो A प्लेन है, वहां से रिफ्लेक्ट होके तो ये वापस आ गई हैं। तो जब दोनों वेव्स यानी 1 और 1A दोनों अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई हैं, दोनों ने एक जैसा फासला तय किया है। तो जब ज़ाहिर दोनों ने एक जैसा फासला तय किया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि दोनों यहाँ पे जो ना वो इन फेज ही पहुंचेंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ये बात तो हमें वैसे यहाँ पे नजर आ रही है इस शक्ल को गौर से देखने से, लेकिन हम इस चीज को मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स की मदद से, ज्योमेट्री की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। आप इन लाइनों की जस्ट पैमाइश कर सकते हैं अपने स्केल के साथ, या आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के असूलों के मुताबिक सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये हमारे पास जो पहली रे है ना, जो 1K 1 प्राइम है, पहले जरा आप इसको गौर से देखें। हमने किया यहाँ पे क्या है कि 1K 1 प्राइम के ऊपर हमने क्या किया कि हम यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यानी इस पॉइंट से P से हमने जो ना ये 1K के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये PQ हमने यहाँ पे ना परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है? वो है ये PQK, और ये यहाँ पे दोबारा बनाई गई है, थोड़ा इसको ना वजाहत से बयान करने के लिए।
यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ नजर आ रही है ना, पी क्यू के, ये देखें पी क्यू के वही ट्रायंगल जो ना वो यहाँ पे बनाई गई है, और आपको ये नजर आ रहा है कि जो क्यू एंगल है यहाँ पे 90 का है, और यहाँ पर भी जो क्यू एंगल है ना वो 90 का है, और ये जो के एंगल है ना ये वाला एंगल थीटा है, और यहाँ पे वही के एंगल जो ना वो थीटा से शो किया गया है। इसी तरह अब हम जो ना इसकी जो दूसरी रे है ना उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 1a p 1a प्राइम को, तो अब इस रे के ऊपर यानी ये जो P1A प्राइम है ना इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, और ये वाला परपेंडिकुलर है जिसको हमने RK से शो किया है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करने से अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है RKP, और ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना RKP, इसको देखें हमने यहाँ पे जो ना अलहदा से ड्रा किया हुआ है ताकि इस ट्रायंगल को अच्छे तरीके से समझा जा सके। जहाँ पे ये जो R है ना यहाँ पे एंगल वो 90 डिग्री का है, जहाँ पे P है वहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और K जो है ना यहाँ पे जो पॉइंट K है ना वो यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब करना ये है कि हमने जो ना इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने ये जो KQ डिस्टेंस है ना, KQ डिस्टेंस ये फाइंड करना है, यानी KQ कौन सा डिस्टेंस है, KQ ये डिस्टेंस है। एक हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जो PR है। ठीक है, PR वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, PR हम ये वाला फाइंड करेंगे, और इसी तरह जो ना KQ हम ये वाला फाइंड करेंगे। तो अब देखें ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपके सामने ये मौजूद है। आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना इसके जो डिफरेंट साइड्स के ना डिफरेंट नेम्स होते हैं, यानी यहाँ पे आपको ये जो KQ नजर आ रहा है ना इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो PQ है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट सर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो PK है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखें अगर आपने फर्ज करें आपने ये QK फाइंड करना हो, अगर आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो KQ यानी KQ ये वाला फासला, अगर आपने ये KQ फाइंड करना हो तो KQ के लिए आप फिर कौन सी रेशो इस्तेमाल करेंगे, साइन रेशो इस्तेमाल करेंगे या कॉस रेशो इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा यूज करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे KQ फाइंड करना है। ठीक है, और जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना उसके अंदर ही ये बेस आती है। इसी तरह अगर आपने ये PR फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, और कॉस थीटा चूंकि होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी वो बनेगा RP ओवर PK। ठीक है जी, तो इस केस में देखें यहाँ पे हुआ क्या है कि ये वही बात ऊपर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही लिखी हुई है कि रे 1 प्राइम एंड 1A प्राइम आर कंप्लीटली इन फेज एंड सो कैपेबल ऑफ रीइंफोर्सिंग वन अनदर टेकिंग टू ट्रायंगल्स, यानी ये दो ट्रायंगल हमने अलग अलग करके बना ली हैं, वही पिछली स्लाइड पे जो आपको नजर आ रही हैं PQK और PRK। तो वहां पे हमने देखा कि जो कॉस थीटा है ना वो बराबर है PR ओवर PK के, यानी ये देखें जरा PR यानी ये यहाँ पे है ये PR ओवर PK। ठीक है, कॉस थीटा इसके बराबर है, और यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कॉस थीटा बराबर है PR ओवर PK के। इसी तरह जो दूसरी ट्रायंगल है ये वाली, उसके केस में क्या होगा कि कॉस ऑफ थीटा बराबर होगा KQ ओवर KP के, और यही देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि कॉस थीटा बराबर है KQ ओवर PK के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप जो ना PR फाइंड करेंगे तो PR किसके बराबर होगा, ज़ाहिर है PR बराबर होगा PK cos थीटा के। इसी तरह यहाँ से आप जो ना जब KQ फाइंड करेंगे तो KQ बराबर होगा PK cos थीटा के। तो यही चीजें आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, क्योंकि आपने KQ और PR जो दोनों डिस्टेंस है ना यहाँ पे ये वाले जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये PR और ये KQ, तो आपने ये दोनों डिस्टेंसेस का फर्क देखना है कि इन दोनों डिस्टेंसेस में फर्क कितना है। तो उसके लिए आपने ये लिखा हुआ है KQ माइनस PR।
तो के क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालें जो आएगी पी के cos थीटा, उसको यहाँ पुट कर दें। पी आर की वैल्यू यहाँ से निकालें जो आएगी पी के cos थीटा, उसको यहाँ पे पुट कर दें। ये रिलेशन हमारे पास सिंपल आ गया, पी के cos थीटा माइनस पी के cos थीटा। इसका मतलब है कि आंसर विल बी 0। उसका मतलब ये हुआ कि पाथ डिफरेंस 0 आ गया, यानी फेज डिफरेंस 0 आ गया। यानी सादा लफ्जों में आप यहाँ पे ये सम अप कर सकते हैं कि जब ये दोनों वेव्स यानी 1 और 1a के और p से स्ट्राइक करने के बाद इस वेव फ्रंट पर पहुंची हैं तो 1 प्राइम और 1a प्राइम बन गई हैं, तो ये दोनों इन फेज होंगी। क्योंकि इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 आ गया है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करके भी देख लिया है। तो जब इन दोनों में फेज डिफरेंस 0 आ गया तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड वी विल गेट एनहांस्ड एम्पलीट्यूड एंड एनहांस्ड इंटेंसिटी। इसी तरह बच्चों इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए ना अब आपने क्या करना है, अब आपने इस रे को देखना है पहले जो 1 है यानी 1 के 1 प्राइम, और दूसरी जो रे है ना आप इसको देखें जरा, ये जो 2 रे है ना ये क्या करती है कि ये जो है ना किसी तरीके से पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो पहले प्लेन से ना किसी तरीके से पास कर गई है, और पास करने के बाद जो दूसरा प्लेन था ना यानी जो बी प्लेन है, जो बी एटम्स की रो है ना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो जब ये इसके प्लेन में पहले प्लेन से गुजर गई है, दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पहुंचती है। तो बच्चों अब हमने देखना है कि ये जो दोनों वेव्स हैं यानी 1 प्राइम और 2 प्राइम जब ये यहाँ पे पहुंची हैं यानी इस वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद हैं, यानी वाई प्राइम जो वेव फ्रंट है ना यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस आता है या नहीं आता? क्या जब दोनों 1 प्राइम और 2 प्राइम यहाँ पे पहुंची हैं तो क्या दोनों इन फेज पहुंची हैं या इन फेज नहीं पहुंची? तो बच्चों इस चीज को देखने के लिए पहले थोड़ा सा आप डायग्राम की मदद से ना इस डायग्राम को जरा विजुलाइज करें। आप सिर्फ पहली रे को देखें जो 1 के 1 प्राइम है, और दूसरी रे को देखें जो कि 2l 2 प्राइम है, यानी दूसरी रे ये हम यहाँ पे अभी कंसीडर कर रहे हैं जो कि है 2l 2 प्राइम। तो बच्चों क्या दोनों वेव्स जब यहाँ पे पहुंची हैं, इस वेव फ्रंट पर पहुंची हैं, तो अब आप मुझे जरा देख के फिगर को गौर से बताएं कि जब ये यहाँ से गुजरी हैं यानी x प्राइम से गुजरी हैं, और जब ये यहाँ पे पहुंची हैं यानी y प्राइम पे पहुंची हैं, तो क्या दोनों ने फासला एक जैसा तय किया है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ने डिफरेंट फासला तय किया है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंट फासला तय किया है वो कितना फर्क है, वो फर्क जांचने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से ना के पॉइंट से एक ना परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस रे के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है के एम, यानी के एम एक परपेंडिकुलर है जो कि हमने 2l के ऊपर ड्रा किया है। इसी तरह के एन हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जो कि l2 प्राइम के ऊपर है। तो एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर। अब अगर आप इन दोनों रेस को यानी 1 प्राइम को और 2 प्राइम को गौर से देखें तो हमें नजर आ रहा है कि ये बच्चों जो फासला है ना ml प्लस ln, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला यानी ml प्लस ln, ये फासला ज्यादा तय किया है रे नंबर 2 ने रे नंबर 1 के मुकाबले में, यानी जो 2 प्राइम है उसने ज्यादा फासला तय किया है 1 प्राइम के मुकाबले में, और जो उसने ज्यादा फासला तय किया है वो है ml प्लस ln। अब हमने ये वाला फासला देखना है कि ये फासला बनता कितना है, ठीक है, और क्या ये फासला लैम्डा बनता है या लैम्डा का मल्टीपल बनता है। अगर तो ये फासला एग्जैक्टली लैम्डा बन गया यानी इक्वल टू 1 वेवलेंथ बन गया तो फिर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसी कानून के मुताबिक जो अभी हमने पढ़ा है पीछे। हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है कि जो दो वेव्स के दरमियान पाथ का डिफरेंस है ना, जिसको हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं, इट शुड बी 0 और इट शुड बी लैम्डा, इट शुड बी 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, यानी वो लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए।
अगर तो दो वेव्स के दरमियान पाथ का डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उस केस में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है और हमें इंटेंसिटी हासिल होती है। और अगर दो वेव्स के दरमियान पाथ का डिफरेंस लैम्डा का हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी 1/2 लैम्डा हो, 3/2 लैम्डा हो, 5/2 लैम्डा हो, 7/2 लैम्डा हो, तो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें आउटपुट पर कोई इंटेंसिटी बीम नहीं मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे जो अपर प्लेन है ना, ये वाला जो ए प्लेन है और ये जो बी प्लेन है, इनके दरमियान जो फासला होता है ना, इसको यहाँ पे ये शो किया गया डी प्राइम के साथ, यानी ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है जो हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका अपर प्लेन है, ये लोअर प्लेन है, तो इनके दरमियान जो फासला है, जो स्पेसिंग है, इट इज नेम्ड एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी प्लेन्स का दरमियानी फासला, और इसको यहाँ पे हमने डी प्राइम से शो किया है। और ये बात हम पहले कई दफा पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं, यानी एक प्लेन के पैरेलल आगे उतने ही फासले पर जितने प्लेन्स होंगे वो सेम प्लेन ही होते हैं, वो सेम सेट ऑफ प्लेन्स होते हैं, और उनके दरमियान जो फासला होता है ना वो सेम होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो ना वो डी प्राइम से शो कर रहे हैं। तो आगे जाके हम इसको देखते हैं जब फार्मूले में यूज। जी फरहान कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने जो बताया कि जो 2L2 प्राइम जो वेव है हमारे पास, रे जो है ये एक्स्ट्रा फासला जो तय कर रही है वो कितना फासला है, वो ML से लेकर फिर LN तक जो है ये वाला फासला एक्स्ट्रा वो कवर कर रही है? जी बिल्कुल। लेकिन हमें तो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है कि इससे एक्स्ट्रा ज्यादा और भी फासला है थोड़ा सा, अगर आप कहें तो मैं निशान लगा के बताऊँ। नहीं, निशान लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो ज्योमेट्री है ना, इसको ना अपनी कॉपी के ऊपर जो ना वो ड्रा करके ना, स्केच करके ना, तो देखें यहाँ पे जो फासला जो इसने एक्स्ट्रा तय किया है ना वो यही बनता है, इसके अलावा नहीं बनता। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें ना कि ये तो आपके पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनती है। तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है ना उनकी लेंथ सेम होती है, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनती है और इस रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगी। सिर्फ ये फासला जो है ना ML और LN जो है ना, ये 2 प्राइम ने एक्स्ट्रा तय किया है, कोई और इसके अलावा जो ना फासला उसने एक्स्ट्रा तय नहीं किया। अगर आपके जहन में कोई और आइडिया है ना तो आप वो अलहदा से डायग्राम बना के ना अपने कागज के ऊपर, तो वो फिर आप मुझे ईमेल के थ्रू सेंड करें या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करें तो मैं उसको देख लूंगा। एक मैंने भी पूछना था सर, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड तो इनहांस होता ही है, लेकिन आपने कहा इंटेंसिटी भी इनहांस हो गया, वो किस तरह? वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। जो इंटेंसिटी हम यहाँ पे काउंट करते हैं ना, उसका एम्पलीट्यूड के साथ एक रिलेशन होता है, वो भी आगे आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है। ओके सर। अच्छा, अभी यहाँ पे ये देखें ना कि जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि ये वाला जो फासला है ना, ये फासला ML + LN जो है ना, ये रे 2 ने ज्यादा कवर किया है। अब ये फासला है कितना, ये अभी हम जो ना मेजर करने जा रहे हैं। और उसके लिए आप जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, इसी तरह हम ये जो ना 2 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे और बना सकते हैं। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी KML और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी KNL, जहाँ पे जो ना ये N का जो जाविया वो 90 डिग्री का है और K का जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो थीटा होगा। तो बच्चों यही डायग्राम जो ना देखें यहाँ पे ये बनाई गई है, जो LKM है और M जो ना यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे भी आपको ये नजर आ रहा है कि जो M है वो 90 डिग्री का और जो K एंगल है ना वो थीटा है। तो वही डायग्राम जो ना यहाँ पे बनाई गई है। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये फासला मालूम करना है, यानी ML फासला मालूम करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ML है ना, ये बनता है परपेंडिकुलर। ये देखें यहाँ पे आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये नजर आ रहा है कि जो LM है ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो थीटा जो एंगल हम यूज कर रहे होते हैं ना, उसके सामने वाली जो साइड है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज जो ना यहाँ पे ये D प्राइम के इक्वल है। LK जो फासला है वो D प्राइम के इक्वल है।
ये कैसे, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। देखें जरा, ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है KL, और ये वाला फासला KL हमने D प्राइम के इक्वल यानी कि यहाँ पे फर्ज किया हुआ है। तो जब हमने ये LM मालूम करना हो तो ML चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि हम साइन की रेशो यूज करेंगे, क्योंकि जो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है ना उसके अंदर परपेंडिकुलर जो साइड है ना वो आती है। यानी हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है LM ओवर LK के, ठीक है। तो जब आप ये ML फाइंड करेंगे तो ML जो ना ये आ जाएगी KL साइन थीटा के। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ना ये जो फासला हमने मालूम करना था ML प्लस LN, तो जो ML है ना ये भी आ जाएगा D प्राइम साइन थीटा, और जो LN फासला है ना ये भी आ जाएगा D प्राइम साइन थीटा। तो जब आप D प्राइम साइन थीटा प्लस D प्राइम साइन थीटा करेंगे यू विल गेट 2D प्राइम साइन थीटा। और अब ये वाला जो फासला है ना ML प्लस LN, यानी ये जो फासला है ना ML प्लस LN, अब ये फासला जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये फासला लैम्डा के इक्वल होना चाहिए या लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इट शुड बी लैम्डा और इट शुड बी 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, यानी या तो ये एग्जैक्टली लैम्डा हो या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब हमें यहाँ पे दोनों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी 1 प्राइम और 2 प्राइम के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है ना वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो जाहिर है यहाँ पे परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ML प्लस LN फासला है ना इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होगा तो उस केस में हमें यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये बच्चों आपके सामने जो फार्मूले की शक्ल बनी है ना n लैम्डा इज इक्वल टू 2D प्राइम साइन थीटा, यही जो है ना ब्रैग्स लॉ कहलाता है, और यही वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि ब्रैग्स यानी फादर और सन ने जो ना वो इस दुनिया को दिया, और इसी सिंपल फार्मूले की मदद से इसके क्रिस्टलोग्राफी के बहुत सारे जो मसले हैं उनको हल किया गया और मटेरियल्स के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है ना उनको फाइंड किया गया। तो अब देखें यहाँ पे जो इस डायग्राम के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना इसको भी जरा गौर से पहले एक दफा देख लें कि ए डिफ्रैक्टेड बीम मे बी डिफाइंड एज बीम कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड रेज म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग वन एंड अदर। जो डिफ्रैक्टेड बीम है जाहिर है जो हमें डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे मिलती है वो बीम कौन सी होगी, वो बीम होती है कि चूंकि हमारे क्रिस्टल के अंदर हमारे मटेरियल के अंदर बहुत सारे प्लेन मौजूद हैं, तो यहाँ पे तो हमने 2-3 अभी शो किए हैं ना, यानी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम सिर्फ 2-3 यहाँ पे शो किए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली तो हमारे मटेरियल के अंदर ये प्लेन्स सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में हो सकते हैं। तो उन तमाम जो प्लेन्स है ना वहां से एक्स रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो जब हर प्लेन से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी तो फिर डिपेंड करेगा कि उनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है। अगर उनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो वहां पर हमें एक डिफ्रैक्शन पीक मिलेगी, और अगर वहां पे जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल नहीं होगा तो वहां पे हमें जो ना पीक्स नहीं मिलेंगी। कहता कि इंसिडेंट बीम प्लेन नॉर्मल एंड डिफ्रैक्टेड बीम आर कोप्लेनर, ये वही बातें सिंपल जो आप यहाँ की जो इंसिडेंट बीम है ये वाली फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें इंसिडेंट बीम, और यहाँ पे जो प्लेन के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा किया और ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है ना जो डिफ्रैक्टेड बीम है ये सारी एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या होती हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड बीम इज 2 थीटा, इसको हम जो ना डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, मेजर्ड ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये बच्चों यहाँ पे जो ना एक बात खास जो नोट करने वाली है ना कि जो एंगल बनता है ना ये इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के दरमियान ये 2 थीटा होता है, ठीक है। तो इस एंगल को हम जो है ना वो डिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। इसमें जो खास बात है नोट करने वाली वो ये है कि
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉज में हमें पता है कि हम जो इंसिडेंट एंगल है ना वो प्लेन के साथ मेजर करते हैं। जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पे आप इंसिडेंट एंगल जो है ना वो नॉर्मल के साथ जो है ना वो नोट करते हैं। जबकि यहाँ पर जो है ना डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में आपने जो एंगल है ना वो लेना है यहाँ पे, यानी कि प्लेन के साथ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये एंगल होता है थीटा। तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, जाहिर है कि जो ज्योमेट्री के प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर दो हमारे पास लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर बनने वाला ये वाला जो एंगल है ना ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स भी सिमिलर होते हैं जब लाइन इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात हैं जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जब ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो जो ओवरऑल एंगल यहाँ पे बनेगा ना, जाहिर है कि ये थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा बन जाएगा। तो इस 2 थीटा एंगल को ही हम डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं और ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि XRD के कोर्स के अंदर अक्सर स्टूडेंट से किया जाता है कि जब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है तो वहां पे आप जो एंगल है ना वो 2 थीटा क्यों यूज करते हैं। तो उसका जवाब आपने ये देना है सिंपल वर्ड्स में कि 2 थीटा हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट बीम होती है ना, फर्ज करें ये वाली जो इंसिडेंट बीम है यहाँ पे जो 3 नंबर पे आ रही है, जो इंसिडेंट बीम है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, यानी अगर इसके दरमियान में ये प्लेन ना आता तो इसने यहाँ से ये सीधा पास कर जाना था, यानी इसके रास्ते में ये एटम ना आता तो इसने सीधा पास कर जाना था। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या है कि उसके रास्ते में ये प्लेन आ गया तो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो गई है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने असल पाथ से 2 थीटा डिग्री पे डेविएट हो गई है, यानी कि जो उसका एक्चुअल पाथ था, जिस पाथ पे उसने जाना था अगर रास्ते में ये प्लेन ना आता तो उस पाथ से ये 2 थीटा जाविये के ऊपर डेविएट हो गई है। इसलिए हम इसके एंगल को 2 थीटा के साथ शो करते हैं। ये भी एक बड़ा मशहूर बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि XRD पढ़ने वाले तकरीबन हर स्टूडेंट्स के से किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जब आपसे ये बात पूछी जाएगी तो आप में से अक्सरियत बच्चे जो है ना ये जवाब वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। हालांकि मैंने ये बात आपको आज भी बताई है, या आइंदा भी डिस्कस होगी, लेकिन बार बार बताने के बावजूद भी जब आपसे यही बात पूछी जाएगी तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जी बच्चों, और क्वेश्चन कोई आपके जहन में उन बातों के बारे में जो मैंने आज आपको बताई है? जी पूछें। यस सर। सर मैंने ये पूछना था, जो फिग है हम इसमें देखने जितनी भी एक्सरेज है उन्हें आपने स्ट्रेट लाइन में शो किया है, लेकिन इन एक्चुअल वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो होती है वेव फॉर्म में। तो फिर सर उसमें ज्योमेट्रिकल फार्मूले कैसे लागू हो जाते हैं? बिल्कुल बात ठीक है आपकी, वो वेफॉर्म में होती हैं, लेकिन वेफॉर्म में जब आप उनकी डायरेक्शन शो करेंगे ना, जाहिर है तो फिर आप उनकी डायरेक्शन, वो जो वेव होती है ना वो एक डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बात आपकी ठीक है कि जो एक्चुअल वेव होती है ना वो वेव फॉर्म की शक्ल में आती है, तो आपको वो यहाँ पे साइन वेव शो करनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे साइन वेव शो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उस साइन वेव के ऊपर आपने साइन वेव की डायरेक्शन शो करनी है। तो यहाँ पे आप यूँ समझें कि आपने सिर्फ उसकी डायरेक्शन शो की। थैंक यू सर। ये सर जी वेव की शक्ल साइन वेव की तरह क्यों होती है, ऊपर नीचे इस तरह क्यों होती है, जिस तरह रोशनी की है? तो हम आपकी उसको इस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जो बना के साइन वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये आपकी देखें जो वेव्स होती हैं, जो मैकेनिकल इस तरह की वेव्स होती हैं ना, ये जो रोशनी की वेव्स हैं ये 2 तरह से ट्रेवल करती हैं ना, ठीक है ना। एक वेव फॉर्म आपकी जा रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है और एक जो ना वो ट्रांसवर्स होती है। तो ये जो वेव्स है ना ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं, इसलिए आप इनको ऐसे शो करते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेंसिटी है ना जब ये पैदा होती है ना, असल में जब ये पैदा होती हैं इनकी जो प्रोपोगेशन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोपोगेशन जब हमने, मेरा ख्याल है कि एक्स रेज की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था पिछले चैप्टर में ना,
तो शुरू में हमने यही बात इसकी कवर की थी, और शुरू में हमने कहा था कि ये जो आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये पैदा कैसे होती हैं। ये पैदा होती हैं जब चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस की ऑसिलेशन है ना, वो बेसिकली एक एक्सिलरेटेड मोशन होती है। जो एक्सिलरेटेड मोशन होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती हुई मैक्सिमम होती है, फिर वो कम होती होती जो ना वो मिनिमम पे जाती है, फिर वो दोबारा बढ़ती है। तो जब आपके जो चार्जेस की मोशन है ना, जब आपके चार्जेस की मोशन है, आपके चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, वो जीरो से लेके मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर वो कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो साइन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। तो उनकी इंटेंसिटी जो है ना वो इसलिए कम और ज्यादा होती है। ये बात हम पिछले चैप्टर के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो लेक्चर दोबारा निकाल के सुन लें। सर जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं, इसकी रीजन क्या है? इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए स्पेस में। मतलब यह है कि ये बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, जस्ट कोई इनको मीडियम नहीं चाहिए। ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है। सर जी, इनकी रीजन नहीं है कोई है दैट रीजन जिसकी वजह से ये स्पेस में ट्रैवल कर जाती हैं? बेटा रीजन बताया ना कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, इनको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी जो ना वो बगैर मीडियम के ट्रैवल करती है। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपसे है तो पूछ लें। सर ये 2 थीटा वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। 2 थीटा वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं कल दोबारा रिपीट करूंगा। कल के लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं ये कल दोबारा रिपीट करूंगा। मुझे पता है कि ये एक दफ़ा बताने से आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो ये वाला कल वाला लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सर थैंक यू सर। हेलो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं इसी टाइम पे। सर अल्लाह।